बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन तशक्कुर पाकिस्तान। मैं हूँ उसामा तैयब, मेरे साथ मौजूद हैं जून हुसैन ईरानी सहाफ़ी हैं, जवाद फैज़ी तजज़ियाकार हैं, जावेद बलोच साहब हैं तजज़ियाकार। इस वक्त हमारे साथ जहाँ पे टॉक्स हो रही हैं वहाँ पे एक मीडिया सेंटर बनाया गया, उस मीडिया सेंटर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब, जवाद फैज़ी साहब आपका, जून हुसैन साहब आपका, अब्दुल्ला मलिक साहब सीनियर एनालिस्ट स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब आपका शुक्रिया। जावेद बलोच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा और सबसे पहले तो ये नाज़रीन तक पहुंचाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस तरह की सिक्योरिटी देख रहे हैं, किस तरह के मामलात देख रहे हैं। शुक्रिया। ये इस्लामाबाद टास्क जो है एक बड़ा तारीखी लम्हा है पाकिस्तान के लिए, और चूँकि यहाँ पे इस्लामाबाद में तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और पूरी दुनिया की नज़रें जो है इस वक्त इस्लामाबाद में है कि इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। आपके लम्हे है कि जेडी वैंस जो है अमरीकी वफद के हमरा इस्लामाबाद के रस्ते में है और वो किसी भी लम्हे रात को वो यहाँ पहुंचेंगे और फिर ये कल जो है वो टॉक शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो सूरत है वो ये है कि पूरी दुनिया से यहाँ रब्ते किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में कि ये टास्क कैसे होंगी, क्या होगा उसमें और किस तरह ये आगे बढ़ेंगी। तो जो 25 नुकाती जो एजेंडा है, जो नुकात हैं, जिसमें से 10 नुकात ईरान की तरफ से हैं और 15 नुकात जो है वो अमेरिका की तरफ से हैं। तो उन 25 नुकात के साथ साथ जो बताया जा रहा है कि चाइना ने भी जो है वो 5 तजावीज़ पेश किए हैं मुज़ाकरात के हवाले से और उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से। अब पाकिस्तान चूँकि सालिस है सर, तो उस पाकिस्तान जो है उसकी बड़ी ये एक अहम जिम्मेदारी है। फिर मार्शल सईद आसिम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो कामयाब हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो सफारतकारी है, इसहाक डार साहब की सफारतकारी है। तो पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट हमने देखा कि यहाँ पे रब्ता कर रहे हैं, मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पे रब्ता कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे बड़ी भारी तादाद में यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है जो इन टास्क को कवर करने जा रहा है। ये जहाँ मैं मौजूद हूँ ये बेसिकली मीडिया सेंटर है और मीडिया सेंटर में इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी और पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी यहाँ पे इंतजाम किए गए कि वो यहाँ पे जो टॉक्स हो रही हैं वो उनको रिपोर्ट कर सकें। अब ये इस मीडिया सेंटर में जो टॉक्स होंगी, अगर कोई वज़ीर ख़ारजा या उन टॉक्स में शामिल जो मंदूबीन हैं उनमें से कोई शख्सियत जो है या हमारे फॉरेन ऑफिस जो है वो मीडिया से बात करना चाहेगा तो वो यहाँ पे आएंगे, बातचीत करेंगे और फिर जो है वो अपने बाकी अफूस अंजाम देंगे। अब बताया जा रहा है जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है कि ये तारीखी लम्हात जो है इनमें से जो है वो सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। आज की रात ही बाकी रह गई और ये कल जब ये टास्क शुरू होंगी तो फिर दोबारा से जो है पाकिस्तान पूरी दुनिया का मर्कज़ निगाह होगा और नज़रें पाकिस्तान पर ही हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होंगे, क्योंकि जेडी वैंस जो हैं वो ऐसी शख्सियत हैं जो इस जंग के खिलाफ है। अब इस जंग के जो खिलाफ शख्सियत है वो अगर इसे अमरीकी वफद को हेड कर रहा है तो इसकी मतलब ये है कि अमरीका चाहता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। और बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला मलिक साहब, सर क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से पाकिस्तान के, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि अहमियत पूरी दुनिया मान रही है और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, सालसी कर रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, पहली बात है कि ये एक बड़ा एक ऐसा लम्हा है जिसे पूरी कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये प्राइड का लम्हा है कि पाकिस्तान को इस दफ़ा सफारतकारी का बहुत अच्छा एक मौका मिला है पूरी दुनिया में ये मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान हमेशा से ही अमन का ख्वाह रहा है और हमेशा पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की हैं। और आज का जो ये इवेंट होने जा रहा है इसमें भी दुनिया भर की जो नज़रें पाकिस्तान के उस पीस प्रोसेस पर है। इस्लामाबाद देखें ना, ये एक तारीखी लम्हा इसलिए भी होगा कि इंशाल्लाह जब इस मुआहदे पर सिग्नेचर होंगे तो इसका नाम ही होगा इस्लामाबाद पैक्ट और ये तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन इससे बड़ी होप्स हैं और हाई होप्स हैं। देखिए, जब डायलॉग होता है तो डायलॉग में कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, कुछ एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों के ऐसे मामलात होते हैं जिन पर आपको गारंटी दी जाती है, जो फ्यूचरिस्टिक होती है, जो आने वाले अदवार में होती है। मसलन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें चाइना गारंटी देगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें रशिया सपोर्ट करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सऊदी अरब अपना
इनपुट देगा, कुछ ऐसी चीज़ों की टर्की अपना इनपुट देगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इस खित्ते के जितने भी ममालिक हैं सबकी यही ख्वाहिश है कि जंगों का खात्मा होना चाहिए, पीस प्रोसेस होना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। एक दो तीन खदशात हैं जो जिस पर दुनिया डिबेट कर रही है, वो है कि इसराइल का पहला इशू तो ये है कि इस जंग में वो समझते हैं कि पूरी, ये हमने नहीं कह रहे बल्कि अमेरिका के जितने भी जर्नलिस्ट थे या उनके साबका सफरा थे या उनके साबका जर्नैल थे या सिक्योरिटी पर्सनल, सब ने ये कहा कि इस जंग में नेतन्याहू ने अमेरिका को झोंका है। जिस किस्म की बात इस किस्म की बात ये डिफेंस साहब ने भी कही थी। लेकिन अब दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जो हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा है यूएस की तरफ से, इसमें विटकॉफ हैं, डिक्शनर हैं और वाइस प्रेसिडेंट बजाते खुद हैं, इनको पूरा का पूरा इत्मीनान हासिल है अमेरिकन की पूरी जो इंतजामी है उसका, ट्रंप साहब का जो उन्होंने कहा भी है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये होगी, देखना हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो पॉलिटिक्स में एक अपना एक ऐसा रोल अदा कर जाए जिससे तारीख रकम हो जाए। और जो हमेशा ऐसा भी होता है, जैसे जो बाइडेन थे तो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में एलिवेट हुए प्रेसिडेंट के ओहदे पे, तो उनकी पार्टी भी यही चाहती है कि पॉपुलैरिटी होती है। लेकिन अगर तो जेडी वैंस कामयाब होकर जाते हैं तो अमेरिका में यकीनन उनका भी एक इमेज बढ़ेगा और उनके लिए भी सफारतकारी का बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपने आप को एक सफारतकार के तौर पर, एक कामयाब नेगोशिएटर के तौर पर कैसे पेश करते हैं जो अपनी टीम को। देखिए, अगर विन विन की पोजीशन पे भी बातचीत चली जाती है तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे अहम ये रोल होगा और ये होना भी चाहिए। अगर कुछ ऐसे निकात जो हल तलब होते हैं उस पर कोई डिबेट फ्यूचरिस्टिक भी होती है तो वो भी अच्छी चीज़ है। ये अच्छा, ये एक चीज़ है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई होप्स लगा के बैठ जाना कि कल के दिन में सारे के सारे मामला तय हो जाएंगे। बाज़ अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे डेडलॉक का आ जाता है और फिर जो नेगोशिएटर होता है, फैसिलिटेटर होता है, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है और जो इस खत्ते की कूत है, वो भी ये चाहेंगी कि हम इन लोगों को दोनों को फिर एक टेबल पे बिठाएं और मुज़ाकरात जो है ना कामयाबी की तरफ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक जो इशू हो सकता है जो क्रिटिकल है वो है कि देखिए, जिस बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन इसराइल है और इसराइल के जो मज़ाले में अटैक्स हैं लिबनान पे, फ़लस्तीन पे। देखिए, फ़लस्तीन के इशू पे तो एक बोर्ड ऑफ पीस बन चुका है। लिबनान के हवाले से क्या नेगोशिएशन होती हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आता हूँ मलिक साहब आपकी तरफ। बिल्कुल ठीक है, जोन हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जोन साहब, बताइएगा कि इन मुज़ाकराती कामयाबी का दारोमदार किन निकात पे है कि इनसे पीछे ना अमेरिका हटेगा ना ईरान हटेगा? बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब मुझे बुलाने के लिए। देखें, ईरान ने जो इनिशियली जो एग्रीमेंट किया है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया कि लबनान और ईरान और जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनके समेत अटैक्स बंद हों, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मुज़ाकरात जो शुरू हों उसके अंदर यही हो कि ये जो ईरान का 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है जिसको ट्रंप ने पहले भी अपने पोस्ट के अंदर, सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर जिक्र किया था, उम्मीद है कि उसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो इंशाल्लाह। और इसके अंदर जाहिर है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी और बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए कि इस चीज़ को, इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान ने ही कामयाब बनाया और लेके आया दोनों फरीकैन को। और इंशाल्लाह अब हो आगे जो भी हो, पाकिस्तान जो है वो जीत गया है, यहाँ तक भी लेके आया है तो जीत गया है पाकिस्तान ऑलरेडी, और उम्मीद यही है कि आगे रिजॉल्व हो चीज़ें। लेकिन जैसा कि मसला वही इसराइल का, अब्दुल्ला मलिक साहब ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो फरमाया कि इसराइल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा क्या इसराइल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस सारी डील के अंदर। और इसीलिए ईरानी जो अब्बास अरागची साहब और खालिबाफ साहब हैं वो भी इसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि देखें, डील जो हुई थी वो लबनान को इंक्लूड करके और दूसरे रीजन्स को इंक्लूड करके हुई थी, और अब इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से सैबोटाज किया जाए। बहरहाल सब्र का मुजाहरा ईरान दिखा रहा है और पाकिस्तान को क्रेडिट भी जाता है इस बात का, पाकिस्तानियों को डायरेक्टली भी क्रेडिट किया जाता है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे जो है वो ईरान आया और अभी तक है। इंशाल्लाह प्लान जरूर है रात को आने का, इंशाल्लाह दुआ करें इंशाल्लाह इसको। जॉन एक बात बड़ी खूबसूरत है कि मैं 38-39 डेज मैंने आपको बड़ा फॉलो किया, आप हमारे चैनल पे आए, लेकिन जिस अंदाज में आपने रिपोर्टिंग की है, एक तो ये कि आप बड़े मंझे हुए जर्नलिस्ट के तौर पर उभर के सामने हैं, दूसरा आपने अपने मुल्क के जो हालात थे उसको बड़ा सही तौर पर पेश किया, तीसरा आपने जंगों के हवाले से जो गुफ्तगू की है, यकीनन ये ऐसी चीज़ें थी जिसमें होप भी नज़र आती थी, क्योंकि आप बड़ी पॉजिटिविटी की बात करते थे, आप ईरान की जो सालमियत के हवाले से बात करते थे, लीडरशिप का जो विजन है उसकी बात करते थे, एक पैशन की बात करते थे, फिर जो ईरानी कौम का जो मोराल था उसकी बात करते थे, और बिलखसूस आपने जो पाकिस्तान का पूरे का पूरा खित्ते में रोल रहा है आपने उसको बड़ा सराहा है। मेरा ख्याल है कि हमारे लिए एक बड़ी इंकरेजमेंट होती थी आपको सुन के, और बल्कि आपको यकीनन मैं तो और मेरे जैसे और भी लोग होंगे
جو آپ کی باتوں کو سن کے بڑا کریڈیبل سمجھتے تھے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ایسی ہوگا. تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک اپریشیٹیبل بات ہے کہ آپ ینگ مین ہیں اور آپ نے دنیا صحافت میں ایک اچھا نام پیدا کیا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ جیسے سینئر ہیں سر جو ہمیں سکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. اور آپ نے مجھے لیا 89 نیوز نے اس ٹربل میں اب کیا ہی بولوں، لیکن ان حالات میں آپ نے مجھے لیا، یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ. جواد فیضی صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف تو دھمکیاں ابھی تک نظر آتی ہیں ٹرمپ کی طرف سے، دوسری طرف مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں. امریکہ کتنا سنجیدہ نظر آتا ہے ان مذاکرات کے لیے؟ دیکھیے، جب جنگ ہوتی ہے تو دھمکیاں ہوتی ہی ہیں. جب جنگ ہو رہی ہے، جب ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جب شہادتیں ہو رہی ہیں، جب نقصان ہو رہا ہے، جب معاشی نقصان ہو رہا ہے، جب دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہ پریشان ہیں، متفکر ہے کہ ان کے ممالک کے اندر مہنگائی کس قدر بڑھ جائے گی، ایندھن کا کیا بنے گا، توانائی کا کیا بنے گا، لہٰذا اس ساری صورتحال میں تو دھمکیاں جاری رہتی ہیں. ابھی میرے بھائی نے یہ کہا، دیکھیے یہ جو مذاکرات ہیں، یہ جو پاکستان کی ثالثی کا کردار ہے، اس میں ہم نے تو یہ کہنا ہی تھا کہ خدا کے لیے ہم امن کے متلاشی ہیں. ہم پہلے سے ہندوستان کی بربریت مقبوضہ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. ہم آلریڈی فتنۃ الخوارج کی حرکات دیکھ رہے ہیں، گناہ کبیرہ دیکھ رہے ہیں، اپنی شہادتیں دیکھ رہے ہیں. وہ فوجی جوان ہی نہ ہو، وہ سویلینز ہوں، وہ معصوم بچے پارکس کے اندر جھولے لیتے ہوئے شہید ہوں، یا وہ نماز کی حالت میں یا خداوند برتر کی جو ہے وہ عبادت کے درمیان کوئی بھی مشغول ہو. وہ چرچز بھی ہم نے دیکھے، امام بارگاہیں بھی دیکھی، مساجد بھی دیکھی. تو ہم تو یہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم امن کے متلاشی ہیں. اور ہم نے تو ہندوستان کو بھی، اب دیکھیے خوبصورت ایک واقعہ کہ جب پہلگام کا ہم پہ الزام لگایا گیا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وہ انڈیا میں موجود تھے، انہیں دورہ مختصر کر کے واپس جانا پڑا. اب اس ہندوستان کے پیٹ میں کتنے مروڑ اٹھ رہے ہوں گے، اور فتنۃ الخوارج کے اور صہیونی عزائم رکھنے والوں کے اور اسرائیل کے، کہ وہی جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں اور وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. یہاں یہ جملہ کہا گیا کہ ہم نے درخواست کی، ہم نے دنیائے امن کے لیے درخواست کی ہے. ادروائز یہ خواہش ایران کی بھی تھی کہ یہ ہلاکتیں رکے، یہ نقصان رکے، ہم پہ جو مسلط کر دیا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، یہ خواہش امریکہ کی بھی ہے. اور اندر کھاتے یہ خواہش اسرائیل کی تو نہیں ہے، مگر اس نے اس موقع پر جو خاص طور پہ یہ پتہ کھیلا ہے کہ وہ لبنان سے مذاکرات پہ خود ہی شروع ہو گیا، اور لبنان کے ذمہ داران بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. لہذا اس ساری باتوں میں دیکھیے کنفیوژن موجود رہے گی، معاملات موجود رہیں گے، ڈپلومیسی موجود رہے گی، دھمکیاں موجود رہیں گی، کاروائیاں بھی موجود رہیں گی. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر میں اگر دیکھتا ہوں نا کہ دنیا کے دوسرے خوبصورت ترین دارالخلافہ کے اندر، اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے، اور میں اور میرے بھائی جاوید بلوچ جو دیکھ رہے ہیں، یہ تشکر کا دن ہے. اور واقعتاً جتنے لوگ بھی ہیں، میں تو بہت سارے ایسے بھی جانتا ہوں جنہوں نے جلاؤ گراؤ کی قسم اٹھا رکھی تھی، وہ بھی اب ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا ایسا بڑا کردار، کہ کل تک جو قوت، جو طاقت، جو ملک یہ کہا کرتا تھا اتنی جنگیں رکوائی ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کی جنگیں رکوائی ہیں، آج ہمیں یہ ہمارے سر پہ سیرا ہے کہ ہم اس ملک کی جنگ بھی رکوانے کے لیے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم اپنے قریبی ہمسایہ ایران، اگرچہ اس نے 2-2.5 سال پہلے ہم پہ حملہ کیا تھا اور ہم نے جواب بھی دیا تھا، مگر جب انہیں سمجھ آ گئی کہ جس ہندوستان کے ساتھ ان کی پینگیں تھیں وہ کام نہیں آیا، بلکہ اس کے جاسوس اور مخبر پکڑے گئے. لہٰذا ہم آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں تشکر پاکستان ایران سے بھی آ رہا ہے، جہاں شکریہ، تھینک یو امریکہ کی جانب سے بھی آ رہا ہے، اور پوری دنیا کے وزرائے اعظم ہوں، وزرائے خارجہ ہوں، صدور ہوں اور سربراہان مملکت و ریاست ہوں، وہ پہلی دفعہ میں اپنی ہوش میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب پاکستان کو سلوٹ کر رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل کو اور وزیر اعظم کو، اور اس میں جناب اسحاق ڈار کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. انتہائی زخمی حالت میں تکلیف کے باوجود جس طرح سفارتکاری کے میدان میں انہوں نے دورے کیے، گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے وہ موقع ہے جس طرح میرے لیے اس سے پہلے ایک موقع آیا تھا کہ
کہ پچھلے سال جب ہم نے ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے تھے، وگرنہ ہم نے 65 کی جنگ نور جہاں کی زبانی سنی تھی، ہم نے خود دیکھ بھی لی. لیکن فیضی صاحب کیا کہیں گے ایک شارٹ سا کمنٹ ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی ٹویٹر پہ پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے، پاکستانی ہوتے ہوئے صرف کیڑے نکال رہے ہیں، صرف نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں اور اس سارے پیس امن کے اوپر صرف تنقید کر رہے ہیں. اس پہ بھی سن لیجئے گا وہ نواب عبداللہ ملک صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں بلوچ صاحب. نواب نصر اللہ ایک ہر تقریب میں تقریباً میں نے جتنی سنی ہے رپورٹنگ کے دوران یا مذاکروں میں یا مجالس میں، ایک شعر ان کا بڑا پکا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے ذہن میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیں. واہ واہ. لہذا جن کے دماغوں میں کیڑے بھی ہیں اور بت بھی ہیں، وہ پھر توحید کو سمجھیں گے اور نقطے کو سمجھیں گے. حالانکہ ایک نقطے میں گل مک گئی. بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ قوم بننا ہے. اس وقت آپسی اختلافات بھلا کے، تنقید بھلا کے اس بات کی تعریف کرنی ہے، حکومت کا ساتھ دینا ہے.